ਭਗਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ने एक्स MLA दिल्ली तो रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद जी। रणजीत सिंह जी, पहले तो मैं चाहूंगा आप एक अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए जरूर बताएं कि आपके अपने बारे में थोड़ा सा। मैं रणजीत सिंह कश्यप, दिल्ली गोपालपुर विधानसभा से मैं पूर्व में MLA रहा हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और एक मिडिल क्लास परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। थैंक यू रंजीत जी। थैंक यू रंजीत जी। बात मैं शुरू करना चाहूंगा दिल्ली से, जहां पे कि आज दिल्ली पुलिस ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में छापे मारे। मामला काफी गर्म है। आप पार्टी से या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से दिल्ली पुलिस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को साइकोपाथ तक कहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हादसे के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, CBI एक स्वतंत्र बॉडी है और उनको अगर लगा है वहां पे कोई घोटाला, करप्शन हो रहा है और वो राजेंद्र कुमार जी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो CBI ने अगर रेड मारी है, तो जांच की है, तो उसमें केजरीवाल जी को क्या परेशानी होनी चाहिए? केजरीवाल जी को तो बौखलाना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी तो खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, तो उनको क्या परेशानी है? अगर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी है, कोई भी हो सकता है, कोई नेता है, कोई भी है, CBI को अधिकार है, कहीं भी रेड मार सकते हैं, किसी की जांच कर सकती है। वो उनको लगा तो हम लोग किया। अब ये जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेंद्र कुमार, जिनके बहुत ही नजदीकी है, खास है इनके, और बहुत दिनों से करप्शन में लिप्त है, ये तदीन पर आज ऐसा हुआ है। बहुत सारी कई सारे डिपार्टमेंटों में रही है और कोई ना कोई ऐसा जो आज CBI ने रेड मारी है, ऐसा कोई घोटाले पाए जा रहे हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे टेंडर इन्होंने कुछ कंपनी है उसको इन्होंने दिए हैं, तो उसमें जांच कर रही है, तो कोई बुराई की तो बात है नहीं। पर रंजीत जी, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि CM इस टाइम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, काफी ऊंचा ओहदा है, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो। CBI या और कोई भी दिल्ली पुलिस या और कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर उसको चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में छापे मारने हैं या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कुछ कार्रवाई करनी है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं CBI को चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, या जो काम करने का प्रोसेस था वो थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए था? मुझे लगता है यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो बार बार उनको विक्टिम बनाया जा रहा है, या बार बार उनको, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे CBI हो, चाहे LG हो, किसी के द्वारा बार बार बीजेपी उनके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, CBI है, CBI तो किसी को भी रेड मार सकती है, और किसी भी बड़े कोई अगर केंद्रीय कोई मंत्री भी है, केंद्रीय कोई नेता भी है, उसको मार सकती है। और उनको जैसा लगा उचित समझा उन्होंने वहाँ पर रेड मारी है, उसमें इनको परेशानी होनी नहीं चाहिए। भाई ये तो वो अधिकारी मारी है, कोई मुख्यमंत्री के कोई कार्यालय में थोड़ी रेड मारी है। उनको जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो अधिकारी है, उसके यहीं तो रेड मारी है उन्होंने। ये बार बार हर बात को प्रधानमंत्री की बात करते हैं, बार बार उधर ही उंगली करते हैं, कोई बात ठीक थोड़ी है। प्रधानमंत्री का क्या मतलब है इसमें? हेलो, तो आप ये कह रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो CBI है इंडिपेंडेंट बॉडी है, पर CBI आई थिंक कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है या फिर नहीं? देखिए, CBI का मतलब वो देश के लिए काम करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, और ऐसा नहीं है। अब उनको उचित लगा उन्होंने रेड मारी, उसमें कोई बात तो परेशानी होनी चाहिए केजरीवाल जी। देखो, जब रेड मारी है, उनकी जांच हो रही है, उनको क्या परेशानी है? अगर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, अगर कोई घोटाला में लिप्त नहीं है तो क्या होगा? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है उन्हें? पर ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि केजरीवाल जी ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि CBI या फिर PMO ऑफिस कुछ फाइलों के पीछे है, जो कि वो CBI से छापा मरवा के फाइलें उठवाने की कोशिश कर रहे हैं।
अरे तो हर बात को जो है ना पीएमओ को लेके जाते हैं, कोई भी छोटी छोटी बात हो, कोई भी बात हो, हर बात को जो है ना पीएमओ की बात करते हैं ये। अब इसका इलाज तो कुछ है नहीं। अब जैसे इनकी सोच है, अब सब ऐसे थोड़ी है। थोड़ी सी मैं बात आपसे दिल्ली में जो आजकल दूसरा मामला काफी गर्म है, खासकर ऑड इवन कार्स वाला, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। हम सारे जानते हैं कि दिल्ली एक काफी हाईली पोल्यूटेड सिटी में से आता है, दुनिया में लगभग पहले या दूसरे नंबर में आता है। जो ऑड इवन कार्स का अभी वहां पे फॉर्मूला चलाया जाएगा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो मैं बता रहा हूँ, जो रेड की बात है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। राजधानी में कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जिस बात कर वाले की तुम लगा रहे हैं भाई हर साफ सुथरा बिल्कुल दूध गिरा, मतलब कि यहाँ पे काम होता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो मतलब कि कोई चोर छुपा के काम किया जाए, तो उसमें ना परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो गाड़ी की बात है, अब आप ये देखिए जो उनका फार्मूला वो ठीक नहीं है, उससे हमारी दिल्ली की जनता वो परेशान होगी। इवन वन की जो बात करते हैं ये, अब जिनको अगर कहीं दिल्ली से बाहर जाना है, वो दिल्ली में आएंगे अगले दिन, तो क्या वो कैसे आएंगे दिल्ली के अंदर, एंट्री करेंगे? इस प्रदूषण को, पोल्यूशन के विषय में तो बहुत सारा ऐसा समाधान हो सकता अगर ये चाहे। इनकी नीयत ठीक नहीं है। दिल्ली के अंदर एक तो जो अभी आया है डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, दिल्ली के अंदर यहाँ पर मंडी है, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे तुम्हारे बस स्टॉप है, मार्केट है, जिससे दिल्ली के सारी भीड़ भड़ाका होती है, उनको दिल्ली के बाहर करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट अगर दिल्ली से बाहर बिल्कुल बॉर्डर पे कर दी जाए तो बहुत सारे आवाम दिल्ली में नहीं आएंगे। दूसरा, पोल्यूशन जो बढ़ता है वो लाल बत्ती पर गाड़ी खड़ी होने से बढ़ता है। अब लाल बत्ती पर गाड़ी खड़ी होती है, वहां पर जाम लगता है। अगर मान लिया लाल बत्ती पे हम वहां पे यू टर्न बनाए, फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, तो बहुत सारी समस्या हो सकती है ये। लेकिन कोई ऐसा काम तो करना नहीं चाहते जिसमें कि कोई थोड़ा सा मेहनत या कोई कुछ खर्च करना पड़े। ये सीधे सीधे आराम की बात करते हैं, जिसमें कोई टेंशन ना हो। दूसरे को टेंशन देने की बात करते हैं, खुद टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। पर जो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है, पर दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है रंजीत जी, वो काफी हाई है एकदम। अगर उसको हमें कंट्रोल करना, ये गाड़ी बंद करने से ही बात बढ़ेगी। अब आप एक बात, आपने इवन की बात करी, वो दूसरी गाड़ी खरीदने लगा। भाई गाड़ियां पैसे वालों के पास है, गरीब व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है। वो एक के बजाय 2 गाड़ी ले लेगा, क्या करोगे आप? क्या रोक लोगे उसको आप? भाई दोनों गाड़ी ले लेगा वो, आज इस गाड़ी जा रहा, कल उस गाड़ी से जा रहा। तो पैसे कमी परेशानी है ही नहीं। जिसके पास गाड़ी है वो पैसे वाले लोग हैं, गरीब व्यक्ति के पास थोड़ी गाड़ी है। कैसे पोल्यूशन खत्म करेंगे? पर आप अंडरपास बनाने की जो आइडिया दे रहे हैं, जो आप सजेशन दे रहे हैं, आई थिंक मैं आपके साथ एग्री हूं कि अंडरपास जरूर बनने चाहिए, जिससे कि लाल बत्ती पे जब गाड़ियां रुकती हैं वो पोल्यूशन कम होगा। पर अंडरपास बनाने में रंजीत जी काफी लंबा टाइम लगता है। आई मीन वो एक इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इंस्टेंट सोल्यूशन में अगर हम ऑड इवन फॉर्मूला या कोई और फॉर्मूले से गाड़ियां रोड से कम कर सके तो वो दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा होगा? नहीं, वो बात ठीक है, दिल्ली के लोगों से बात करें भाई, जो जितना भी कम से कम गाड़ी इस्तेमाल करें, वो अलग बात है। लेकिन जबरदस्ती किसी को करना, मजबूर करना, ये कौन सी बात है? मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है, तो गाड़ी देगा, उसके पास में इवन की गाड़ी नहीं है, उसकी गाड़ी नहीं है, तो कैसे जाएगा वो? ये तो मजबूर करने वाली बात है। देखो, एक दिन में कोई भी समाधान नहीं होता, उसके लिए समय लगता है। इनको गाड़ियां है, बैटरी वाली गाड़ियां लानी चाहिए, सीएनजी को बढ़ावा देना चाहिए, इनको पेट्रोल पर टैक्स कम करना चाहिए इनको, जो अभी पीछे वेट बढ़ा दिया पेट्रोल पे, तो उसको कम करना, उसको वेट को। डीजल के रेट भले ही महंगे हो जाए, पेट्रोल के रेट कम करे, सीएनजी के रेट कम करे, लोगों को बढ़ावा देने सीएनजी की तरफ, बैटरी की गाड़ियों के लिए बढ़ावा दे, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ावा दे। तो थोड़ा समय तो लगेगा, हो सकता है इसमें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बात करें, उनको मजबूत करें। अब दिल्ली में अगर एक बात सुनिए आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके पास है नहीं, एकदम से कहां से लाएंगे हजारों गाड़ियां? तो क्या एक दिन में व्यवस्था हो जाएगी गाड़ियों की?
अब डीजल गाड़ियों पे जो बैन लगा है, आपने अभी बोला कि वो सही है, पर अगर देखें तो काफी जो कार डीलर्स हैं उनके पास 1000 करोड़ की लागत लगी हुई है। उनकी डीलरशिप में जो डीजल गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी हैं, उन डीलर्स के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको नहीं लगता कि उनके साथ गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, उनको भी समय दिया जाए ना। हम ये तो नहीं कह रहे आज ही पाबंदी कर दो, आप 6 महीने का समय दो, 4 महीने का समय दो उनको, समय तो उनको। हम कौन सा चाह रहे किसी का नुकसान होना चाहिए? तो समय देकर उसको पाबंदी लगनी चाहिए उसमें। 2-4 महीने का समय दे दिया जाए, उसके बाद स्टेशन बंद करे डीजल की गाड़ियों के। जितने ट्रक हैं ये दिल्ली में एंट्री हो रहे, बाईपास के लिए रास्ता करे। अब देखिए नितिन गडकरी जी अभी दिल्ली के बाईपास बनाने जा रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी का बयान भी आया है, वो 400 दिन में पूरा करने का उन्होंने जो अपना संकल्प लिया है, जो दो साल में कार्य पूरा होना था उसको 400 दिन में पूरा करने जा रहे हैं कि हमारे नितिन गडकरी जी। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार भी इससे चिंतित है। इसमें बैटरी की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी सारी, मतलब कि दिल्ली हमारी केंद्र सरकार भी इसके लिए चिंतित है। वो भी इसमें जो है ना काफी योजना बनाई है फ्लाईओवर के लिए भी, जो कर सकते हैं। दिल्ली के लिए बाईपास एक बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा, उसके लिए भी लगे हुए हैं। लेकिन ये तरीका जबरदस्ती वाला तरीका ये ठीक नहीं है। फैक्ट्रियां उनके लिए व्यवस्था करें, दिल्ली से बाहर बॉर्डर तक ये फैक्ट्री को शिफ्ट करें, जो बड़ी बड़ी पोल्यूशन की फैक्ट्रियां है। थोड़ा सा मैं बात आपसे शकरपुरा में जो बड़ी गाड़ी है, इनसे पोल्यूशन होता है दिल्ली में। ठीक है रंजीत जी, ट्रक आते हैं, ट्रक एंट्री करते हैं, इनसे पोल्यूशन ज्यादा होता है। अब पोल्यूशन का जो उसका मानक है उसको तय करे, उसकी जो जांच है वो ठीक करे। अगर पोल्यूशन की गाड़ियों की जांच ठीक होगी, ईमानदारी से होगी, तो मेरे ख्याल से पोल्यूशन कहाँ आएगा पेट्रोल गाड़ी में। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी पोल्यूशन चेक सही नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं कमियां रहती है पोल्यूशन में। थोड़ा सा मैं आपसे बात शकरपुरा की करना चाहूंगा, जहां पे थोड़े दिन पहले रेलवे के अधिकारियों ने काफी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया गया। एक छोटी बच्ची की मरने की बात भी सामने आई, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी पे एलिगेशन लग रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो बीजेपी का में कोई वो नहीं है, मतलब ये तो रेल अधिकारियों की बात है। उनको जब लगा, उन्होंने उसके लिए काफी दिनों से उसके लिए नोटिस दिया था और दिल्ली पुलिस ने उसको सहमति दी उसमें अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो उन्होंने उसमें कार्रवाई की। फिर कार्रवाई भी जैसा पता लगा, मैंने भी पेपर ही पढ़ा, मुझे कोई जानकारी पूरी नहीं है, जैसा उसमें दे रहे वो भाई जो बच्ची की मृत्यु है वो पहले हो चुकी थी सुबह, उनकी कार्रवाई बाद में हुई है। अब इसके विषय में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। देखो, मैं इसके विषय में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता इस समय। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी इस पे मांग कर रहे हैं कि उनके झुग्गी झोपड़ियों को गिराने से पहले उनके कहीं और रहने का इंतजाम करना चाहिए था? कि दिल्ली गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी तो कुछ करे इस विषय में। दिल्ली गवर्नमेंट ने केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। कौन से वादे पे काम कर रहे हैं बताए ना? ये चुनाव से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, वीआईपी कल्चर हम खत्म कराएंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई हम ये नहीं लेंगे। ये सब कुछ तो ले रहे हैं। विधायकों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, मालोमाल कर रहे हैं विधायकों को। जनता की क्या सोच रहे हैं? अरे पब्लिक के लिए हमने वादे किए थे, हम झुग्गी झोपड़ियों को हम इनको मकान बना के देंगे। इन्होंने क्या योजना बनाई है? इससे क्या योजना इनकी केजरीवाल जी की? पर एक वादा जो दूसरे पे काम देते हैं सारी बातें। एक वादा जो अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले किया था लोकपाल बिल का, अगर आप देखें तो उन्होंने वो लोकपाल बिल बना दिया है। देखिए, कोई भी काम ये संविधान के दायरे में नहीं करते, संविधान के दायरे में करते नहीं। जबकि लोकपाल की बात कर रहे हैं आप, साल भर होने जा रहा सरकार को, लोकपाल बिल लाए। देखो, जो संविधान का जो तरीका है, जो संविधान जो कहता है उसके अनुसार अगर ये कोई काम करे तो ठीक है। इन्होंने वो जो बिल पास किया वो बिल पास नहीं किया, उसको देके केंद्र सरकार पर एक थोपने के लिए इन्होंने काम किया। भाई केंद्र सरकार ये नहीं करना चाहती। अगर इनको बिल पास कराना था तो उससे पहले जो सिस्टम है एलजी जो हमारा है दिल्ली का, उसको बिल पहले कॉपी भेजी जाती है, उसकी सहमति होती है, उसके बाद में बिल पास उसमें होता है विधानसभा में। इन्होंने कोई भेजी नहीं कॉपी, बिल पास कर दिया, उसका भेज दिया। तो लोग क्या दिखाना चाहते हैं?
केवल केवल केंद्र सरकार को टारगेट बना के काम करते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, केंद्र सरकार करने नहीं दे रही है। अरे तुम्हारी खुद की नीयत ठीक नहीं है काम करने की। और जो सिस्टम है, जो नियम है, जो जो संविधान कहता है, संविधान से अलग बात काम करोगे क्या? अगर हाँ जी, आपने अभी 400% सैलरी, आपने 400% सैलरी हाइक की बात करी, पर अगर देखा जाए तो एक आम आदमी की सैलरी इंडिया में आज की डेट में, एक कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो 50-60 हजार रुपए या 40 हजार रुपए कमा रहा है, और दिल्ली के एमएलए की सैलरी सिर्फ 12,000 थी। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ शायद काफी लोग मुझसे सहमत होंगे कि उसको हाइक करने की जरूरत थी वहां पे। टोटल 84,000 रुपए मिल रहे थे एमएलए को। अरे एक बात भाई, आप जो आज ये एमएलए की जो तनख्वाह इन्होंने तय की है, आप ये बताइए दिल्ली हमारे प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है, हमारे राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, बाकी सांसदों की सैलरी क्या है? मतलब उनसे भी ज्यादा सैलरी होगी इनकी। इनकी जो खर्चा जो है उनसे भी ज्यादा खर्चा है इनका। एक छोटी सी अगर विधायक, प्रधानमंत्री ज्यादा तनख्वाह, राष्ट्रपति ज्यादा तनख्वाह, ये क्या है जी? भाई इन्होंने पहले कहा था हम जो है ना गाड़ी लेंगे, स्कूटर। इससे पहले जब उसके अंदर रिक्शा में आते थे विधानसभा में, अब इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, गाड़ियों के लिए पैसा दे रही है। तो आपको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार या आपकी सरकार, जो आप वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे, वो खत्म नहीं हुआ है? देखिए, वीआईपी कल्चर और बढ़ा दिया इन्होंने। किसी भी एमएलए को पहले गाड़ी लेने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी विधानसभा से, और जो साल का जो खर्चा था 50,000 रुपए ट्रेवल के लिए मिलता था, अब 3 लाख रुपए कर रहे हैं उनके लिए। गाड़ी के लिए पैसा दे रहे हैं, मकान के लिए पैसा दे रहे हैं। ये सब चीज मतलब कि ये समझो जो भी आज दिल्ली में हो रहा है वो सब कुछ अपने आराम, ऐशो आराम के लिए, और दिल्ली के विधायकों के लिए सारा काम होने जा रहा है। दिल्ली की जनता के लिए आज की तारीख में कुछ भी इन्होंने नहीं किया। आज केवल अपने रिश्तेदारों को, अपने नजदीकों को नौकरी पे, पदों पे, उनको ही रखा जा रहा है। किस तरीके से दिल्ली को लूटा जाए, इसके अलावा और कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है। रंजीत जी, आप इतनी रात को हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपका हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश हो तो प्लीज। तो मेरा संदेश ये है कि कनाडा के सभी भाइयों को और हमारे देश के सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। जय हिंद जी।